16 पदार्थों में, है ना। रिकॉर्डिंग शुरू होगी, देखो शुरू हुई भैया। हो गई। बोल बराबर से। हाँ। फिर वो जो आपके प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत इत्यादि 16 पदार्थ हैं, उनमें से प्रथम उद्दिष्ट से था, प्रथम उद्दिष्ट प्रमाण से प्रमाण का तावत लक्षण उच्यते। क्या कहा जा रहा है? प्रमाण का सर्वप्रथम लक्षण कहा जा रहा है। क्या लक्षण कहा जा रहा है? बोले प्रमाकरणम प्रमाणम, जो बोले प्रमा का करण है वो क्या है पंडित जी? जो प्रमा का करण है वही प्रमाण है। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण। हम्म? प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। ठीक है। अब करण का मतलब तो जानते हैं ना आप लोग, है ना। साधकतमं जी सर। करणम। आज ही पढ़े। साधकतमं करणम। आज ही पढ़े साधकतम ना। करणम। जी सर। ठीक है। क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकृष्ट जो उपकारक कारक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? करण। क्या कर। कहते हैं? और क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र रूप से विवक्षित कारक को क्या कहा जाता है? कर्ता। करता गुण। करता करता। हम्म, ठीक है, तो वही क्या है ना। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है उसको हम लोग प्रमाण कहते हैं। अब कह रहे हैं इस लक्षण में कौन आपका लक्ष्य है, क्योंकि अभी आप हमें पीछे बताए, क्या बताए पीछे, क्या बताए पीछे, जब हम प्रमाकरणम लोग पढ़ रहे थे। प्रमाणम। नहीं नहीं, ये नहीं बेटा, हमें क्या बताए आप लक्ष्य लक्षण के विषय में कुछ बताए थे ना। हम्म? लक्षणम तो असाधारण धर्म कथनम, है ना। असाधारण धर्म को कहना ही लक्षण होता है। फिर हमने जाना, बोले गो शासनाधिमत्तम, जैसे गाय का शासनाधिमति होना। जब हमने पूछा ठीक है परीक्षा क्या है, तो बोले लक्ष्य में लक्षण विघटित हो रहा है कि नहीं। ऐसा जो विचार है, एतावन जो विचार है ना, एतादृश जो विचार है, यही विचार आपका परीक्षा कहलाता है ना, कि लक्ष्य में लक्षण विघटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही आगे उसी बात को आगे पूरा हम लोग पूछ रहे हैं कि अब ये बता दीजिए, आपने एक लक्षण किया क्या, प्रमाकरणम प्रमाणम, क्या इसकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए? इसकी भी तो परीक्षा होनी चाहिए कि आपका ये लक्ष्य लिए लक्षण लक्ष्य में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपने जब बना दिया प्रमाकरणम प्रमाणम है, आपने लक्षण दिया ना ये प्रमाण का, तो ये लक्षण आपके जी। लक्ष्य में घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम वहां तो हम जान गए थे कि गाय लक्ष्य है ना, और लक्षण उसका शासनाधिमति होना है। शासनाधिमत तो उसका लक्षण है, वहां तो जानते थे। लेकिन यहाँ लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है, यहाँ थोड़ा समझा दीजिए। समझ गए बड़े जी? कहाँ पे, कहाँ पे शासनाधिमत नहीं। है? प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाकरणम प्रमाणम में। प्रमाकरणम प्रमाणम में है, ठीक है। वही पूछ रहे हैं भैया कि यहाँ लक्षण क्या है, यहाँ थोड़ा सा हमें समझाइए क्या लक्ष्य है और क्या लक्षण है। तो क्या बोले, कौन लक्षण है कौन लक्ष्य है भैया, तो क्या बोल रहे हैं? प्रमाण बोले लक्ष्य है और प्रमाकरणम लक्षणम। प्रमाकरणम लक्षणम। हाँ, प्रमाण लक्ष्य है और प्रमाकरण क्या है पंडित जी? लक्षण है उसका। लक्षण। बात समझ में आ गई। अब ये प्रश्न कर रहा है भैया, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रमा का करण प्रमाण है, और करण जो होता है हमारा, उस करण से कोई ना कोई फल उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। जैसे हम वाक्य बोलते हैं कि राम ने बाण से बाली को मारा या रावण को मारा, कुछ भी ऐसा बोला हमने, तो कर्ता कौन था वहां पे? ध्यान से समझना, कर्ता कौन था? राम ने राम। राम। बाण राम से, था। एक मिनट बेटा एक मिनट, अरे हटो यार, अरे हाँ। राम ने बाण से किसको मारा? बाली को, है ना। ठीक है, तो कर्ता कौन है? राम। ठीक है। अब बाण क्या है? करण है ना। करण। अरे हननक क्रिया में साधकतम कारक है ना। ठीक है। अब करण है तो करण का कोई ना कोई, देखो जहां भी करण आता है करण का कोई ना कोई फल होता ही होता है, कर्णजन्य फल होता है। ये नियम है हमारे यहाँ। क्या है कि कर्णजन्य क्या होगा? फल होगा। फल। ठीक, कर्ण से कोई ना कोई फल उत्पन्न होता ही होता है ना।
तो अब ये बताइए, जो बाण रूपी करण है, इसका फल क्या है? उसकी मृत्यु, है ना? वो मर गया बाली भाई, हनन। यही तो है ना, उसका हनन, उसकी मृत्यु। अब इसी प्रकार से यहाँ जो आपने बनाया साधक, ये जो आपने लक्षण बनाया, है ना, प्रमाकरणम प्रमाणम, यहाँ वही बात कर रहा है। देखिए, ननु ननु से शंका उठा रहा है कि प्रमाया करणम चेत प्रमाणम, यदि प्रमा का कर्ण प्रमाण है, यदि ऐसा मानते हैं तो, है ना, चेत प्रमाणम तरीहि तस्य फलम वक्तव्यम, तो आपको उसका क्या बताना चाहिए पंडित जी? तो उसका क्या बताना चाहिए आपको? फलम फल वक्तव्यम, तो उसका, ठीक है, तो आपको उसका क्या बताना चाहिए? फल बताना चाहिए। ठीक है, मतलब जो करण है, उस करण का फल क्या होगा। समझे पंडित जी? क्यों? क्योंकि कर्ण से फलवत्व नियम, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि जो भी कर्ण होता है उसका फल जरूर होता है ना? कर्ण जो है वो फल वाला होता है, फलवान होता है। कर्ण कैसा होता है? बोलो। फलवान फलवान होता है। कर्ण सदैव कैसा होता है पंडित जी? कर्ण फल वाला होता है, फलवान होता है। फलवान होता है। बात समझ में आ गई सबको, है ना? तो ये प्रश्न इनसे किया, स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न बनना भी चाहिए इनसे कि आपने, चलिए ठीक है, आपने ये प्रमाकरणम प्रमाणम ऐसा बता दिया है, आपने प्रमा का कर्ण प्रमाण है, ये आपने बताया, ठीक है। यदि आप कर्ण को प्रमाण उसको मान रहे हैं, प्रमा के कर्ण प्रमा का कर्ण यदि प्रमाण को मान रहे हैं आप, कि प्रमाण के द्वारा ही, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, जब हम लोग तर्क संग्रह पढ़ रहे, भाई म्यूट कर लीजिए, कौन है? म्यूट करो यार, आप लोग नहीं बोल सकते, कौन है ये? ऋतिका दीदी है सर। ऋतिका पांडे। ठीक है, तो हम लोग वहां पढ़ रहे थे, जब हम लोग तर्क संग्रह पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को ध्यान होगा, तो मैं बताया था आपको कि ये जो प्रमाण है, प्रमाण के द्वारा ही क्या होती है पंडित जी? प्रमाण के द्वारा ही प्रमा उत्पन्न होती है ना? प्रमा उत्पन्न होती है, पढ़ रहे थे ना ये हम लोग, पढ़े जी थे, सर। जी। है ना? ये प्रमाण ही प्रमा का जनित है। अब प्रमा का मतलब क्या है? प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, बताया था ना ये सब, यथार्थ जी ज्ञान को प्रमा कहते हैं, है ना? यथार्थानुभव ही प्रमा, यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है, ये हम लोग पढ़े थे। और ये प्रमाण से ही उत्पन्न होती है, प्रमाण मतलब वही प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, यही थे ना? यथार्थ ज्ञान भी चार प्रकार का था, है ना? प्रत्यक्ष से जी। उत्पन्न, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द भेद, यही तो था ना यथार्थ ज्ञान। इसी को प्रमा कह रहे थे हम लोग, यही यथार्थ ज्ञान का प्रमाण, जी। प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द, ठीक। और वो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण से जन्य था, है ना? तो उसका कारण कौन है? प्रमाण ही तो है, ठीक है। तो वही प्रश्न कर रहा है कि यदि आप प्रमा का कर्ण प्रमाण को मानते हैं, तो उसका फल भी आपको बताना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्ण सदैव कैसा होता है? फलवान होता है, हमारे यहाँ ये नियम है, ठीक है सर? बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, वो उत्तर दे रहा है सत्यम। बोले भैया आपकी बात ठीक है एकदम, आप सही कह रहे हैं कि कर्ण फल वाला होता है, और इसका फल हमें बताना पड़ेगा। देखिए, इसका फल जो है प्रमा एव फलम, इसका फल क्या है पंडित जी? प्रमा ही इसका फल है। बोले बहुत गजब। हम्म, प्रमा का करण है और प्रमा ही फल है, जिसका करण है वही फल है। करण किसका है? वो सिद्धि किसकी कर रहा है? प्रमा के प्रति करण है ना? प्रमा का करण कौन है? प्रमा, ठीक है, यह है ना? और ये प्रमा ही इसका क्या है पंडित जी? जो कर्ण, जिसके प्रति ये कर्ण है, वही इसका फल बन जा रही है? आप उसी को फल बता गए, बात समझ में आ गई? प्रमा ही व फलम, प्रमा ही फल है, अर्थात इसके द्वारा प्रमा ही साध्य है, जो साध्य है वही फल होगा। जैसे बाण के द्वारा रावण की मृत्यु साध्य थी, वही फल बनी। समझे पंडित जी? हैं? ठीक जी है, सर। हाँ। जी। अब वो प्रश्न करे उससे पहले उत्तर दे रहे हैं। बोले एक, ये कोई चीज किसी के प्रति करण और किसी के प्रति फल, है ना, कैसे हो सकती है? मान लीजिए एक वस्तु है, जैसे आपका ये करण, यही आपका प्रमाण, प्रमाण करण है प्रमा के प्रति, और प्रमा उसका फल बन जा रही है, कैसे? ऐसा पॉसिबल है क्या? बोले हाँ है ना। यथा छिदाकरण से परशो हो छिदैव फलम, है ना? जिस प्रकार छिदाकरण से, छिदाकरण के प्रति परशो हो छिदैव फलम। समझिए, देखिए, दो चीजें हैं। आपने देखा है परशु यानी
कुल्हाड़ी ले लो परशु की जगह पे। कुल्हाड़ी जानते हैं ना सब लोग, लकड़ी काटने वाला, जी जी है ना। अरे कोई भी, हाँ कोई भी ऐसा शस्त्र ले लो जिससे लकड़ी आप काट सकते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आ रही ठीक है। तो लकड़ी कुल्हाड़ी को जानते हैं ना, लकड़ी काटने वाला जो रहता है। जी तो क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं यथा छिदाकरण से, छिदाकरण के प्रति यानी द्वैधी भाव का करण कौन है? वो लकड़ी को दो भाग में बांटने वाला कौन है, बताइए। किसके द्वारा बांटेंगे? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। चलो कुल्हाड़ी लकड़ी छोड़ो, लकड़ी छोड़ो, आप सब्जी लाए कोई, ठीक है, खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड। अब उसको लिया आपने, उसको द्वैधी भाव यानी आलू वगैरह कुछ भी लो, उसको काटने का करण कौन है, माध्यम कौन है, बताइए। उसमें उसका जो द्वैधी भाव आप कर रहे हैं उसका किससे कर रहे हैं? चाकू से कर रहे हैं ना। चाकू उसके प्रति करण है ना, बोलो। जी सर। जो छिदा है, जो द्वैधी भाव है, उस द्वैधी भाव के प्रति करण कौन है आपका? तो चाकू। चाकू। काट तो लेंगे तो परशु, है ना। अब उससे फल क्या मिला आपको, क्या फल मिल गया? द्वैधी भाव का करण है वो परशु या चाकू, ठीक है। और उसका फल क्या मिला? जब आप उसको उद्यमन निपातन करेंगे, उस पर बार बार प्रहार करेंगे, है ना, उस कुल्हाड़ी को उस लकड़ी पे बार बार प्रहार करेंगे तो क्या होगा? दो भागों में बट जाएगी ना, द्वैधी भाव हो जाएगा ना उसका, क्यों जी? जी कट जाएगा। जी द्वैधी भाव हो जाएगा ना, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा ना वो। कोई सब्जी है तो भी दो भागों में बट जाएगी वो तो, है। तो ये फल मिला कि नहीं मिला उसका, उद्यमन निपातन करने का उससे, जी बोलो। मिला। मिला ना। तो द्वैधी भाव फल हो गया ना उसका। तो वही कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार उस द्वैधी भाव के प्रति, इस द्वैधी भाव के प्रति करण कौन था? ये परशु था। और इस का फल क्या था पंडित जी? उसका फल क्या मिला हमें? परशु का फल क्या निकला? द्वैधी भाव। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है कि नहीं, अन्योन्य आश्रित है कि नहीं दोनों? उसी प्रकार से यहाँ पर, है ना, प्रमा का करण कौन होता है? प्रमाण होता है। और उसका फल कौन होती है? प्रमा होती है। जिसका वो करण है वही उसकी फल भी है। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो उसी के द्वारा साध्य है ना। जो जिसके द्वारा साध्य होगा उसी का तो फल होगा, बताइए। जी सर। हाँ, क्लियर हो गया वो हम सबको, ठीक है। ध्यान से समझ, चलो बहुत सरल है। अब पूछ रहा है भाई ये प्रमा क्या है? इतनी देर से आप प्रमा 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 चल रहा है, ये प्रमा वस्तुतः है क्या है? तो बात समझ लो, दो प्रकार से अनुभव रहता है आपका। ज्ञान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का ज्ञान है पंडित जी? दो प्रकार का। दो संसार का प्रकार। जितना ज्ञान है दो, संसार के सारे ज्ञान को दो भागों में बांट लो। कौन सा कौन सा? यथार्थ और अयथार्थ। अयथार्थ। बांट लोगे दो भागों में, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अभी जो यथार्थ और उसी के आधार पे ये जो अनुभव है, अनुभव को हम लोग यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव ऐसा करके बोलते हैं। और उसी के आधार पे स्मृति बनती है, जैसा अनुभव वैसी स्मृति। यदि अनुभव यथार्थ है तो स्मृति भी यथार्थ होती है, और यदि अनुभव अयथार्थ है तो स्मृति भी अयथार्थ होती है। देखिए, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लेना एक बार, ठीक है। ऐसा कुछ भी बिना के दिमाग में मत बैठना, ठीक, वो उचित होता है, वो ठीक नहीं होता है ना। पूछ लेना अच्छा है विषय का, तो इसीलिए पूछ लेना, है ना। अब प्रश्न जब किया जा रहा है तो कह रहे कहा पुनः प्रमा, तो उसी को जो यथार्थ अनुभव है ना, जो यथार्थ ज्ञान है, उस यथार्थ ज्ञान को ही क्या कहते हैं हमारे यहाँ? प्रमा कहा गया है। और इस यथार्थ को अप्रमा कहा गया है। समझ में आ गई बात? ठीक है साहब। अब पूछ रहा है वो कहा जी पुनः सर। प्रमा, वो प्रमा क्या है? यस्याकरणम प्रमाणम, जिसका करण आपका ये प्रमाण है, जिसका करण ये प्रमाण है वो प्रमा है क्या? क्यों जी? वही पूछ रहा है, वही उच्चते बता रहे हैं, कह रहे यथार्थ अनुभव प्रमा। क्या है प्रमा? यथार्थ अनुभव ही प्रमा। मैंने बताया दो प्रकार का अनुभव होता है, यथार्थ और अयथार्थ, है ना। दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, ठीक। तो जो में यथार्थ अनुभव है उसी को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं, ठीक है। अब बोले दो शब्द हैं इसमें, देखिए यथार्थ और अनुभव, दिख रहे हैं ना दो शब्द, यथार्थ और अनुभव है, दो शब्द नहीं दिख रहे? जी सर। तो अब ये दो चीजें रखने की जरूरत क्या थी? आप केवल इतना रखते थे कि यथार्थ है प्रमा, जो यथार्थ है वो प्रमा है,
इतना रक्त तो भी तो काम चलता भाई, अनुभव वगैरह देने की क्या जरूरत थी जी, ये बताओ। खाली यथार्थ कह दिया जाए कि जो यथार्थ है वो प्रमा है, बस इतनी बात पर्याप्त है, नहीं पर्याप्त है? क्यों जी? जी सर। तो इतना पंचायती करने की, अनुभव देने की जरूरत क्या पड़ गई आपको, ये बताओ मुझे जरा। तो कह रहे हैं भैया देखो ऐसा है, कह रहे हैं यथार्थ कहने से क्या हुआ, जो अयथार्थ था उसका निराश हो गया। पहले तो अयथार्थ कौन थे, तो यथार्थ अनुभव तो ये सिंपल सा है आपका, है ना, प्रमा जिसको कहते हैं। अयथार्थ है आपके संशय विपर्य, है ना, संशय विपर्य तर्क इत्यादि जो है, पढ़ते हो ना अगर, तीन प्रकार के, यथार्थानुभव पितृविधान जी सर। पढ़ते हो ना तर्क संग्रह उधर, है ना, अब जिसको याद होगा वो जानेगा। हाँ। तो इन सब का तर्क ज्ञान आदि का निराश करना था, अर्थात इनका निवारण करना था, इसीलिए तो हमने यथार्थ ग्रहण किया। मतलब सिंपल सा जान लो वन लाइनर में कि यथार्थ कहने की जरूरत क्या थी इनको, तो इनको क्या करना था, जो आपके कौन कौन है, संशय तर्क संशय विपर्य तर्क का निराश। विपर्य और तर्क, ये जो यथार्थ अनुभव है क्या है, अयथार्थ। अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव है, इनका उनको निराश करना था, ठीक है। क्योंकि अनुभव तो दो ही प्रकार का है ना, यथार्थ और अयथार्थ। यदि हम केवल इतना कह देते कि अनुभव प्रमा, कि अनुभव प्रमा है, तो कोई व्यक्ति, कोई तो बालक वो भी ले लेता था, अयथार्थ अनुभव को भी ले लेता ना। अनुभव से तो दोनों प्रकार के अनुभव आ गए, तो कोई व्यक्ति तो संशय इनको भी मानने लग जाता था ना प्रमा, तो इनको ना माने, इसीलिए हमने क्या कर दिया, जी। यथार्थ छोड़ दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, है ना। अब अनुभव क्यों जोड़ा है इसमें, अनुभव जोड़ने की क्या जरूरत थी, केवल इतना कह देते कि जो यथार्थ है वो प्रमा है, अनुभव जोड़ने की क्या जरूरत थी। तो देखिए, जैसा अनुभव होता है ना, तो अनुभव के आधार पे स्मृति बनती है हमारी, समझे बेटू, किसके आधार पे स्मृति बनती है, अनुभव के आधार पर। हाँ, अनुभव आश्रित स्मृति होती है आपकी हमारी, है ना। मैंने पहले भी बताया था जब तर्कसंग्रह पढ़ रहे थे कि स्मृति अनुभव आश्रित होती है। कैसे होती है समझ लो, देखो, जैसे आपने क्या कोई सुबह से लेके अभी तक 1000 काम किए होंगे, है ना, और बहुत अच्छा उदाहरण ये दे सकते हैं हम लोग, कितने लोगों से मिले होंगे सुबह से लेकर अब तक, 10 लोगों से मिले होगे, नहीं मिले होगे बताओ, 20 लोगों से, 50 जी लोगों से, सर। घर में रहे होगे तब भी 10 लोगों से तो मिल ही लिए होगे, है ना। 10 प्रकार के आइटम्स देखे होंगे, मतलब नमूने देखे होंगे आपने, लेकिन कुछ ही नमूने ऐसे होंगे जो याद होंगे आपको सुबह से लेके अभी तक के। क्या सारे लोग याद है जितने आप जितने लोगों से आप मिले, स्कूल कॉलेज गए, सारे नहीं नमूने आपको सर। याद है? नहीं। केवल एक दो नमूने ऐसे होंगे जो नहीं। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक हरकत की होगी, है ना, कुछ स्पेसिफिक बात की होगी आपसे, या कुछ आपके मतलब आपके इमोशंस को हिट जिन्होंने किया होगा। अब वो गुड इमोशंस भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है आपके, है ना, आपके किसी व्यवहार को, किसी भावना को आपके उन्होंने टच किया होगा, तो वो आपके अनुभव में गए होंगे, उनके साथ आपका अनुभव रहा होगा। अब वो अनुभव अच्छा रहा या बुरा रहा, ये कहाँ चला जाता है, स्मृति में, है ना। हम जब किसी के साथ मिलते हैं तो हम लोग ये एक अनुभव क्रिएट करते हैं ना, अपना एक स्मृति क्रिएट करते हैं ना, एक अनुभव रहता है हमारा कि हमारी इनके साथ प्रथम जो क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग रही, या प्रथम जो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, उर्दू में मुलाकात बोलते हैं, हिंदी याद नहीं आ रही, देखो, प्रथम जो भेंट रही, है ना, वो किस प्रकार की रही। तो ये अनुभव रहता है ना हमारा, अनुभव करते करते हाँ हम उनसे मिले, तो अब कैसा उनको, कैसा हमें लगा उनके साथ मिल करके, वार्ता करके कैसा लगा, ये फालतू आदमी है, हर समय पंचायती करता रहता है, या फिर पढ़ाई लिखाई की बातें हुई, या मतलब करियर को लेकर बातें हुई, समझाया, अच्छा गाइड किया प्रॉपर, तो कैसा अनुभव रहा, ये अनुभव होता है। अब वो अनुभव हमेशा हमेशा के लिए आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है, तो वो स्मृति बन जाती है, ठीक है। तो हमारी जो स्मृति है वो कैसी होती है, अनुभव आश्रित होती है। कैसी होती है, अनुभव आश्रित स्मृति। अनुभव। ठीक है ना, अनुभव पर आश्रित। अनुभव आश्रित होती है। तो यदि हम केवल यथार्थ कहते, तो जैसे अनुभव यथार्थ और अयथार्थ है, अर्थात जैसा ज्ञान होगा वैसी स्मृति बनेगी ना। तो यदि अनुभव यथार्थ है तो स्मृति भी यथार्थ बनेगी, और अनुभव यदि अयथार्थ है तो स्मृति भी अयथार्थ बनेगी, ठीक। तो यदि हम केवल जी भैया। अनुभव स्मृति ऐसा कह देते, है ना, अनुभव स्मृति ऐसा कह देते, तो भैया देखिए स्मृति का निराश नहीं हो पाता, तो वहां पे फिर क्या आ जाता आपका, ये समस्या आपको आने लग जाती है। इसीलिए हमने क्या दिया वहां पे, क्या पद दिया, अनुभव पद को यदि ना रखें, केवल यथार्थ अनुभव स्मृति पद ऐसा दिए। यथार्थ
यथार्थ प्रमा ऐसा कहते हैं तो स्मृति आदि में अतिव्याप्ति होने लग जाएगी ना, स्मृति को भी आप क्या समझने लग जाओगे, जी। प्रमा समझने लग जाओगे ना, तो वो नहीं होना चाहिए। स्मृति जी का सर। निराश करने के लिए हमने वहां पे अनुभव पद को रखा है। ठीक है, अनुभव पद को रखा है इसीलिए, स्मृति का निराश करने के लिए। बात समझ में आ गई? अब पूछ जी रहा है बच्चा, सर। गुरु जी ये बताओ भैया कि ये स्मृति क्या है, आपने स्मृति की चर्चा तो कर दी, अब बता तो दो स्मृति है क्या। ये स्मृति वो वाली स्मृति ईरानी नहीं है, सास भी कभी बहू थी, है जी भैया। अमेठी वाली, हाँ अमेठी वाली स्मृति ईरानी नहीं है ना, वो वाली स्मृति ईरानी नहीं है। ठीक, ये स्मृति आपकी मेमोरी है ना। तो स्मृति किसे कहा जाता है, तो कह रहे हैं ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति। क्या है स्मृति की डेफिनेशन, क्या दी पंडित जी? ज्ञात विषय ज्ञानम ज्ञात स्मृति। विषयम ज्ञानम हाँ, स्मृति। अर्थात हाँ ऐसा ज्ञान कि जिसका विषय पहले से ही आपको ज्ञात है। तो अनुभव के द्वारा पहले से ज्ञात होता है आपको, नहीं ज्ञात होता अनुभव के द्वारा, है जी होता है। ठीक है। लेकिन अनुभव में ये कंडीशन नहीं होती। अनुभव में ऐसा होता है क्या कि अनुभव का विषय पहले से ज्ञात हो आपको, आप जाते हैं, मिलते हैं, उसका व्यवहार करते हैं, व्यवहार होता है दोनों साइड से, फिर आपका अनुभव बनता है कि हाँ वो अच्छी रही या बुरी रही वो मीटिंग, ये अनुभव बनता है ना। क्यों जी? जी भैया। जी सर। अनुभव, हाँ, अनुभव से पूर्व कोई ज्ञान नहीं रहता, लेकिन स्मृति से पूर्व ज्ञान रहता है। तो वही कह रहे हैं ज्ञात विषय अर्थात जिसका पहले से ज्ञान रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पंडित जी? ज्ञात विषय ज्ञान को क्या कहा जाता है? स्मृति। स्मृति। का ध्यान रहेगा सब, ध्यान रहेगा। जी सर। जी भैया। जी और जहाँ पर ज्ञात विषय ज्ञान ना हो वो क्या कहलाएगा? अनुभव। अनुभव। अनुभव कहलाएगा। वही कह रहे हैं स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञानम अनुभव। स्मृति से अतिरिक्त ज्ञान क्या कहलाता है जी? अनुभव कहलाता है। अनुभव। हो गया अनुभव आपको, हो गया अनुभव है, हो गया। जी सर। जी सर। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रमाकरणम प्रमाणम पे, हम चर्चा कर रहे थे प्रमाकरणम प्रमाणम पे। तो हमने चर्चा की अभी तक प्रमा की, प्रमा को जाना हमने, वस्तुतः प्रमा है क्या। अब प्रमाकरणम प्रमाणम ऐसा करके कहा था ना, तो करण क्या है वो बता दीजिए थोड़ा सा, आ जाइए अब मैदान में आइए और करण बताइए। आपने प्रमा बता दी, ठीक है, बहुत अच्छे से हम जान गए प्रमा को, यथार्थ अनुभव कोई प्रमा कहा जाता है, समझ गए, है ना। और अब आप मुझे बता दीजिए कि करण क्या है। भाई साहब कौन विद्वान है ये? अरे पढ़ाते समय छोटा छोटा साउंड भी परेशान कर लेता है, आपको पता है? पता है आप लोगों को ये बात? जी भैया। जी सर। तो मना क्यों नहीं करता है फिर? चलो, कह रहे किम पुनः करणम, तो फिर करण क्या है, करण किसे कहा जाता है? तो क्या कह रहे हैं भैया, पढ़ो आगे, क्या कहा उन्होंने? साधकतमं करणम। साधक तमम करणम। ठीक है, वो सब अपना व्याकरण वाला अलग से है ना? कि क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम अर्थात क्रिया सिद्धौ साधक तमम कारकम कर्ण संयम से, वो आपकी व्याकरण की वृत्ति बन जाती है। यही तो है वृत्ति यहाँ पे, है क्यों जी? जी है आज ही पढ़े अब थे। पूछेगा अब ये साधकतम क्या है, साधकतम क्या है? हमें तो नहीं पता साधकतम किसे कहते हैं, ये तो बता दो चलो जरा। है कह रहे अतिशयितम साधकम साधकतमम, क्या कह रहे हैं? अतिशयितम साधकम साधकतमम, जो क्रिया की सिद्धि में अतिशय साधकतम हो, है अतिशय साधक हो। कैसा हो पंडित जी? जो क्रिया की सिद्धि में कैसा हो? अतिशय न साधक हो, अतिशय साधक, मतलब उसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता है क्यों जी? वाक्य दिख रहा है सामने। राधा क्या कर रही है? माता की सहायता से पाकशाला में अग्नि के द्वारा भोजन पका रही है। ठीक है, पकाती है, पकाता है लग गया है, पकाती है। ठीक है, अब देखिए जो भोजन पाक की जो क्रिया है, उस भोजन को पकाने में अतिशय साधकतम कौन है यहाँ पे, बताइए? अतिशय न साधक कौन है? अग्नि। अग्नि, अग्नि के बिना नहीं पकाया जा सकता भाई। माता बैठी रहे, चाहे और 10-5 माताएं आ जाए हैं, 15-16 पिता आ जाए, कुछ नहीं हो सकता भाई, है
जगत पिता ही क्यों ना उतर आए, जब तक अग्नि नहीं लगाएंगे वो जगत पिता को भी अग्नि लगानी पड़ेगी, तभी तो होगा ना, भजन पकेगा। क्यों जी, है ना। जी तो अतिशय साधकतम कौन है, अग्नि है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को क्या कहा दिया जाता है, करण। ठीक है, उसी अधिक अतिशयेन साधकतमम अर्थात प्रकृष्टम कारणम, अर्थात अत्यंत प्रकृष्ट कारण, है ना। जो अत्यंत प्रकृष्ट कारण होता है, प्रकृष्ट मतलब सर्वोत्कृष्ट उच्चतम कारण जो होता है, उसी को कर्ण कहा जाता है। ठीक है सब, है। जी जी सर। अब वो थोड़ा सा फंस गया बच्चा, मतलब घूम गया थोड़ा सा, अरे गुरुजी क्या कर रहे हैं आप ये, हैं। आपने पहले अतिशय बताया, हमने पूछा, बोले कारण क्या, तो बोले साधकतम कारकम करणम, साधकतम जो कारक है, मैंने पूछा साधकतम क्या है, तो आपने बस वही घुमा घुमा के पर्याय बता दिए तीन चार, बोले साधकतम है, प्रकृष्ट कारण है, तो ये तो पर्याय हो गए ना सारे, ये क्या है, सारे के सारे पर्याय है ना भाई, ये तो पर्याय है। ठीक है, ननु, ननु से शंका कर रहा है वो, भैया देखिए ऐसा है, ननु साधकम कारणम इति पर्यायात अनुदेव न ज्ञायते किम तत्कारणम, ये तो सारे के सारे पर्याय हैं, इन पर्यायों से पर्यायतः तदेव न ज्ञायते किम तत्कारणम, इन पर्यायों को बोलने से आपने मेरी बुद्धि और बंद कर दिया, मतलब पता ही नहीं पड़ा कि कारण है क्या वास्तव में, है। तो आप लोग तो पढ़े हैं, वो बच्चा तो पहली बार पढ़ रहा था, है कि नहीं, तो उसको नहीं पता पड़ा भाई क्या है कारण। तो अब बता रहे हैं, देखो कारण क्या है, बहुत अच्छा लक्षण करें वही होता ही है, पता है, आप नॉर्मली किसी से पूछो कि भैया इसका मतलब कैसे, ये उत्तर इसका क्या होगा, कोई प्रश्न पूछ लो आप किसी से, तो सामान्य पहली बार जब बताएगा तो सामान्य आपको बता देगा, ठीक। और जब आप उसको कुरेदेंगे ना, कुरेदना जानते हैं ना, कुरेदना जानते हैं, शंका करेंगे जब उसको, यार ये तो हमें पता गहराई। था, कुछ नया बताइए, कुछ नया बताइए, है। लग रहा है आपको भी नहीं पता है, आप ये और कह दो कि लगता है आप संभवतः आप थोड़े भ्रमित हैं इस विषय में, बस फिर देखो, यदि वो वास्तव में विद्वान है तो एक एक चीज आपको तोड़ तोड़ के बता देगा फिर, है ना। ये ज्योतिषी लोग का ऐसे ही रहता है। गुरु जी के पास आया एक व्यक्ति ऐसे ही, बहुत मतलब अच्छा पैसे वाला बिजनेसमैन था, सुन के कहीं से, और आया, दिखाया कुंडली, गुरु जी बोले ठीक है अच्छा है, ये अभी थोड़ा ये राहु वगैरह का उपाय करो, थोड़ा उससे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित है, और जाओ उपाय करो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, उसको थोड़ा लाभ मिलेगा, आपको उपाय करिए, और थोड़ा 6 महीने तो हो चुका है, और आप थोड़ा 1 साल और, 1.5 साल रहता है, 1 साल और थोड़ा सा एहतियात बरतिए, थोड़ा मतलब तरीके से रहिए, इतना कह के गुरु जी चले गए। और मैं खड़ा वहां पे, बोला अरे यार बहुत नाम सुना था आचार्य जी का, तो उन्होंने तो कुछ ही नहीं बताया, बहुत नाम सुने थे इनका तो, और ये बात मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ऐसे ऐसे कह रहा है वो, तो बोले अच्छा, बोले लाओ कुंडली दिखाओ उसकी कहाँ है, बनाओ दोबारा बनाओ उसकी कुंडली, मैं तुरंत टैब में बना के गुरु जी को दिया, अब उन्होंने तो शुरू कर दिया बताना, बोले ये बताइए आप कल रात कहाँ थे, बोला गुरु जी ये कल रात्रि में कहाँ थे, अपने घर तो नहीं थे, जहां थे वहां आपको नहीं होना चाहिए था, और पिछले 1.5 महीने से आप वहीं जा रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से आप वहीं जा रहे हैं, जाते समय साष्टांग प्रणाम करके गया बंदा, है ना। तो वैसे ही पहले वो सामान्य बता रहे थे, बोले क्या, कि जो साधक तम कारक है वो करण है, जब उनको कुरेदा गया कि भैया ये तो पर्याय है, इन पर्यायों से तो हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता कि कारण क्या है, तो बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या लक्षण बोले पंडित जी, कह रहे हैं, यस्य कार्यात पूर्व भाव नियतः, जिसका, यस्य माने जिसका, कार्यात यानी पंचमी है, कार्य से, पूर्व भाव पहले होना, पूर्व भाव मतलब पहले विद्यमानता, पूर्व विद्यमानता अर्थात कार्य से पूर्व विद्यमानता, नियत है निश्चय न होती है, अर्थात जिसकी, जिस पदार्थ की, जिस द्रव्य की कार्य के पूर्व में विद्यमानता निश्चित है ना। और जो कैसा है पंडित जी, अनन्यथा सिद्धश्च, एक शब्द है अन्यथा सिद्ध, क्या है पंडित जी, अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्ध का मतलब क्या है, अनावश्यक, जी
है ना। और यदि नए समास कर दें इसमें तो न अन्यथा सिद्ध ऐसा कर दे तो क्या बन जाएगा? अनावश्यक का उल्टा हो जाएगा ना, आवश्यक। तो क्या हो जाएगा? आवश्यक हो जाएगा। अर्थात जो अनावश्यक ना हो यानी आवश्यक हो, है ना, जो अन्यथा सिद्ध ना हो। ठीक, उल्टा कर देता है ना, नहीं तो। तो क्या कह रहे हैं, जिसका कार्य से पूर्ववर्तीता नियतेन निश्चित रूप से विद्यमान हो, पूर्ववर्तीता, और अनन्यथा सिद्धश्च, और जो कैसा हो पंडित जी, अन्यथा सिद्ध ना हो, अनन्यथा सिद्ध हो, अर्थात आवश्यक हो। किसके प्रति आवश्यक हो? हमारे आपके प्रति? क्यों जी, किसके प्रति आवश्यक हो? तो कार्य है तो कार्य है तो कार्य के कार्य के प्रति। किसके प्रति पंडित जी? कार्य के प्रति निश्चित रूप से कार्य के प्रति क्या हो? आवश्यक हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? अब वो कारण है। तो अब देख लीजिए, घट के प्रति कारण कौन है, पट के प्रति बताइए। सबसे पहले पट के प्रति कारण कौन है? तंतु। पढ़ के आए थे ना तर्कसंग्रह में? तंतु। तो तंतु देखिए पूर्व में रहता है कि नहीं रहता है पट से? पट कार्य है, रहता है। पट कार्य है, तो उससे पूर्व में विद्यमान रहता है ना। नियत है, निश्चित रूप से रहता है। ऐसा तो नहीं कि आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, ऐसा होता है क्या? जी निश्चित रूप से रहता है ना। अन्य ये अनन्यथा सिद्ध तो, अनन्यथा सिद्ध है ना, अन्यथा सिद्ध तो नहीं है, अन्यथा सिद्ध तो नहीं है ना, नहीं। अनन्यथा सिद्ध है, अन्यथा सिद्ध नहीं है ना। हाँ, ठीक है, अनावश्यक तो नहीं है ना, आवश्यक है ना तंतु। बस यही तो कहना है उनको। वही कारण है जो ऐसा है, अर्थात कार्य के पूर्व में विद्यमान हो, निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से कार्य के पूर्व में विद्यमान रहता हो, और कैसा हो? अन्य अनन्यथा सिद्धश्च, अर्थात अन्यथा सिद्ध न हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्या कहलाता है? कारण। कारण। ठीक है पंडित जी। अब ये जो दो शब्द दिए इन्होंने, नियत, है ना, पूर्वभावी और अनन्यथा सिद्ध, इनको नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, कह रहे यथा जैसे तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम। जैसे तंतु वेमा इत्यादि क्या है पंडित जी? तंतु वेमा इत्यादि क्या है? पट के कारण। वेमा का मतलब जानते हैं? चरखा। सिलाई। अरे वही जो सूत काटने के काम में आता है, काटा जाता है इससे सूत, गांधी जी चलाते थे इसे, गांधी जी का। है ना। चरखा। ठीक है। ठीक, तो वही कह रहे हैं तंतु वेमादिकम, तंतु वेमादि क्या है? पट के प्रति कारण है। समझ में आई बात पंडित जी? है ना, क्योंकि ये क्या होता है, देखिए, उससे निश्चित रूप से पूर्व में विद्यमान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हैं? बोलो। जी सर। अनन्यथा सिद्ध है कि नहीं? अनन्यथा सिद्ध है कि नहीं, अर्थात आवश्यक है कि नहीं? बोलो। तो पट के प्रति कारण बन जाते हैं। ठीक है, पट कार्य है ये आपका। आगे क्या कह रहे हैं, यद्यपि पटोत्पत्तो, यद्यपि पट की उत्पत्ति में दैव संयोग से अर्थात भाग्यवशात रासबाधे है पूर्व भाव विद्यते। अब आपने कहा एक बार कि पिताजी हम पट बनता हुआ देखना चाहते हैं, हम कभी नहीं देखे हैं, हमारा प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से कि जाओ देख के आओ पट कैसे बनाया जाता है। टीचर्स ने प्रोजेक्ट दिया और वो प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमें देखना है पट कैसे बनाया जाता है। ठीक, अब गए पिताजी के साथ में देखने बुनकरों के यहाँ पे, देखा वो लोग पट बना रहे थे, है ना। और उस समय क्या हुआ, संयोगवशात गधे पे सामान लाते थे, जो महोदय थे, है ना, बुनकर महोदय, वो गधे पे सामान लाते थे, तो उनका गधा भी बाहर खड़ा था, है। ठीक, मतलब वहीं पास में खड़ा था उनके, जहाँ पट बनाया जा रहा था। तो आपने देखा, जब लिखेंगे ना भाई, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे ना कि ये काम करता है, इतनी चीजें आवश्यक होती हैं, पट बनाने से पहले हमारे पास ये सामान होने चाहिए, और उसका ये रोल है, ये रोल है, सब लिखोगे ना ऐसा करके? ऐसे ही तो बनता है ना प्रोजेक्ट, मुझे नहीं पता है, बताना। ऐसे ही तो बनाते जी हैं ना? हाँ, सारी चीजें लिखोगे उसमें कि आवश्यक वस्तुएं क्या हैं, उनका पूर्व में किसको रहना चाहिए, फिर किस वस्तु का क्या रोल है, फिर बाद में लिखा जाता है। मैं आइडिया से बता रहा हूँ खाली। तो आपने देखा कि वहां तंतु था, वेमा थी, तुरी थी, है, और वर्ण, मतलब उसको वर्णित करने के लिए अर्थात रूप देने के लिए कलर भी रखे हुए थे, है ना। तो वो था आपका बुनकर था, उसकी स्त्री थी, है ना,
और मतलब बहुत सारे एलिमेंट वहां पे रखे हुए थे। ठीक है, अब वही गधा भी खड़ा था, तो आपने वो गधा भी उसमें लिख लिया। लेकिन क्या वो गधा जब भी पट बनेगा हर समय होना चाहिए उसको? बताइए, क्या उसका कोई रोल है पट बनाने में? नहीं। पट बनाने में कोई नहीं। रोल है उसका गधे का? नहीं है। वो तो दही वशात वहां उस वो भूल गया, जल्दी जल्दीबाजी में वो बनाने लगा और वो भूल गया वहां बांध के उसको, है ना? वो दही वशात वहां आ गया है, पूर्व भाव उसका विद्यमान है, लेकिन वो क्या नियत है वही कह रहे हैं। दैवाद आगतस्य रासभादे पूर्व भावो विद्यते। दैव वशात वो वहां पे आ गया है, लेकिन क्या उसका पूर्व भाव निश्चित रूप से रहेगा वहां पे? तथापि ना सब नियत, क्या नियत है वहां पे निश्चित रूप से पट की उत्पत्ति जब भी होगी क्या उसको रहना आवश्यक है क्या? नहीं। नहीं, है ना? आगे क्या कह रहे हैं? तो बात क्लियर होगी ना सबको? बोलो, जी। जी सर, हो गई। जी भैया। है ना? चलिए आगे कह रहे हैं तंतु रूप से तो नियतः पूर्व भावो अस्ति एव, लेकिन तंतु रूप का पूर्व भाव तो निश्चित रूप से रहता ही रहता है। सपोज आप स्वेटर बना रहे हैं, ठीक है, और स्वेटर में जिस कलर का स्वेटर चाहिए उस कलर की ऊन लेके आओगे ना? बोलो, हैं? बोलो, जी सर। लाओगे? हाँ। उस कलर की जो वो कलर भी कारण है कि नहीं उस स्वेटर के प्रति? निश्चित रूप से पूर्व भाव में विद्यमान है कि नहीं वो? जी। है। देखो वर्ण है। उस सूत में, चलो कोई वैसा ही कुछ ले लो यार, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, कुछ भी बनाने जा रहे हो आप, उसमें वर्ण तो पहले से भी कोई भी वर्ण हो विद्यमान तो रहता ही है ना। काला पीला लाल हरा नीला गुलाबी, कैसा भी तो विद्यमान रहता ही है ना। जी। हम्म, जी भैया। पूर्व भाव विद्यमान रहता है ना। वही तो कह रहा है कि तंतु रूप का तो नियता निश्चय न पूर्व भाव अस्ति व पूर्व भाव विद्यमान है ही, ठीक है, किंतु अन्यथा सिद्ध, लेकिन कैसा है? क्या वो रूप पट के प्रति कारण है? पट रूप के प्रति तो है, क्या पट के प्रति कारण है वो रूप? कि नहीं ऐसा वो होगा तभी पट नहीं। बनेगा, नहीं तो पट बन ही नहीं सकता। वो पट रूप के प्रति कारण हो सकता है, क्या पट के प्रति कारण है वो? नहीं। पट तो बिना उसके भी बन सकता है, यदि नहीं। उसमें काला होगा तभी पट बनेगा, लाल होगा तभी पट बनेगा। बताओ। जी। हम्म, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? निश्चित रूप से विद्यमान तो है पूर्व में, अन्यथा लेकिन से। वो क्या है? अन्यथा सिद्ध है, अनावश्यक है। ठीक है, तो ऐसे अन्यथा सिद्ध ये 6 हैं, ये आपको सब बताए जाएंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ पहले मुझे बस, हैं? जी भैया। हो गई। सबको क्लियर हुई ये बात? क्यों जी? हैं? जी सर। सर एक बार तंतु रूपस तुल्यता से रिपीट कर दीजिए। हम्म, कहने का मतलब इनका ये है कि देखिए, पट के प्रति कई कारण हो सकते हैं। कुलाल है, तंतु है ना? और क्या बोलते हैं, तंतु संयोग, सब मतलब ये सब कारण हो सकते हैं आपके। वो बुनकर हो सकता है, उसकी स्त्री हो सकती है, वहां रखे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उसने यूज कर रहा है उसमें बनाने में उसको, है ना? लेकिन क्या पट निर्माण के प्रति तंतु रूप कारण है? जबकि वो तंतुओं पूर्व से विद्यमान है। क्या ऐसा है कि तंतु में रूप रहेगा तभी वो बनेगा पट? तंतु काला होगा तभी पट बनेगा? अन्यथा लाल या पीला पट तो बनता ही नहीं है। कोई कहे कि भैया लाल तंतु क्यों लिया है, लाल तंतु से तो पट बनता ही नहीं है, पीले से ही बनता है, ऐसा है क्या? हम्म, बोलो। नहीं। नहीं। नहीं है। तो वही बात वो कहना चाह रहा है कि तंतु रूप से तो नहीं है, तंतु रूप जो है वो पूर्व से यद्यपि विद्यमान है, क्योंकि हमारे यहाँ लक्षण क्या किया गया है कि जो पूर्व में विद्यमान हो, निश्चित रूप से पूर्व में विद्यमान हो और अनन्यथा सिद्ध हो, अर्थात अनावश्यक ना हो। ठीक है, तो तंतु रूप पूर्व से तो निश्चित रूप से रहता ही रहता है, तो क्या ये भी पट के प्रति कारण है? अर्थात इसके बिना पट नहीं बनेगा तंतु रूप के बिना? बोले सुनो पंडित जी, पूर्व से निश्चित है, बात ठीक है आपकी, पूर्व में विद्यमान है, लेकिन ये कैसा है? अन्यथा सिद्ध है ना? अर्थात जरूरी नहीं है कि पट रूप तंतु में रूप रहे तभी पट बनेगा। ठीक है, समझे पंडित जी? बात समझ आ रही है? वही कह रहे जी किंतु ये क्या भैया। है पट रूप, हाँ तंतु रूप क्या है? निश्चित रूप से पूर्व में विद्यमान तो है, लेकिन किंतु अन्यथा सिद्ध है, लेकिन अन्यथा सिद्ध है। क्यों? क्योंकि पट रूप जननोपक्षीणत्वात्, क्योंकि उसका उसका जो रोल है तंतु रूप का वो पट रूप के लिए है,
लेकिन पट के लिए कोई रोल नहीं है। तंतु रूप पट रूप के प्रति तो कारण हो सकता है, और है भी, हो सकता क्या है, लेकिन पट के प्रति कारण है ये नहीं है, ये गलत बात है। समझ में आ गई बात, है ना। जी तो ये तंतु रूप है वो जी पट रूप के प्रति कारण है, और कारण बन करके अपने आप को अपक्षीण कर लेता है अर्थात नष्ट कर देता है। अब उसको पटम प्रति कारण, तो यदि पट के प्रति कारण मानते हैं तो क्या कल्पना गौरव प्रसंग है। क्या है पंडित जी, आपकी कल्पना का गौरव है। ठीक, अर्थात जो तंतु रूप अपने आप को पट रूप के प्रति कारण बना करके समाप्त हो चुका है, उपक्षीण हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अरे एक वस्तु एक ही के प्रति तो कारण बन सकती है, ऐसा तो है नहीं 10-50 कारण बन जाए, 10-50 के प्रति कारण बन जाए, ऐसा है क्या? बताओ। तो वही बता रहे, तंतु रूप जो है वो पट रूप के प्रति कारण बन चुका है ऑलरेडी, और उपक्षीण हो चुका है बन करके। ठीक, अब पट के प्रति भी उसको यदि कारण मानते हैं, पटम प्रति कारणत्वे चेत कारणत्वम स्वीक्रियते चेत कल्पना गौरव प्रसंग। यदि उसको पट के प्रति आप कारण मानते हैं तो कौन प्रसंग है, क्या दिक्कत आएगी? आपकी कल्पना गौरव है, ये कल्पना का गौरव है। यहाँ प्रश्न क्या पूछ लेगा, यहाँ आपसे प्रश्न यही पूछ लेगा कि पट रूप को पट के प्रति यदि कारण मानते हैं तो कौन दोष है, तो क्या उत्तर दीजिएगा? कल्पना गौरव दोष। कल्पना गौरव। ठीक है सर, ठीक है सर। है। जी सर। इस प्रकार से कारण का लक्षण बन जाता है तेना अनन्यथा सिद्ध, अर्थात जो अनावश्यक नहीं है आवश्यक है, और नियत पूर्व भावी अर्थात निश्चित रूप से पूर्व में, कार्य से पूर्व में विद्यमान रहता है, वो कारण हमारे यहाँ बन जाता है। ठीक है, कार्य कौन हो जाएगा फिर? तो बोले कार्य का भी लक्षण सुन लो पंडित जी। कह रहे हैं जो अनन्यथा सिद्ध है अर्थात अनावश्यक नहीं है, और निश्चित रूप से कार्य कारण के बाद में, है ना, किसके बाद में? कारण के बाद, पश्चात भावी होता है, कार्य होता है। ठीक है ना। कार्य का पूर्व भावी कारण होता है, और कारण का पश्चात भावी कार्य होता है। ठीक है, दोनों ही अनन्यथा सिद्ध है। तो क्लियर हो गया कार्य कारण आपको? कारण किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, बोलिए फटाफट से जल्दी। जी जी सर। कोई विद्वान आए, उनको ये बात हजम नहीं हुई। एक विद्वान आए और उनको ये बात नहीं हुई, पंडित जी हजम आपकी, क्या नहीं हुई उनको? बोलो। उनको ये बात स्वीकार नहीं हुई। सही नहीं लगा। हाँ, सही नहीं लगती तो ये व्यक्ति अपना लाइन खींचता है ना दूसरी, है जी भैया मत रखता है आपके अपना। साथ। हाँ, कल तक जो आपके साथ चल रहा था वो अलग क्यों हुआ? कि आपका व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगा, है, आपके अंदर कोई कमी जी देखी उसको, तभी तो अलग हुआ वो। वही कह रहे जी हैं, भैया। यस्तु कश्यदा। अब कोई व्यक्ति कह रहे हैं, अपना मत अलग, अभी तक वो साथ थे इनके, लेकिन जब इन्होंने ऐसा कह दिया तो वो अलग हो गए। यस्तु कश्यदा, इत्तु से शंका उठा रही। ठीक है, कह रहे हैं कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम। क्या लक्षण की है? कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम। एक बार बोल दो फटाफट से। कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक। कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम। ठीक, कहने का मतलब इनका ये है, अर्थ इनका ये है कि कारण क्या है, कृष्ण यही तो कारण का ही तो लक्षण बना रहे हैं ना। जी तो कह रहे हैं जिसके या हम ऐसे रहो, जिसके अन्वय और व्यतिरेक का, अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति है ना दोनों, अन्वय और व्यतिरेक का अनुसरण किसके द्वारा किया जाए? कार्य के द्वारा किया जाए। किसके द्वारा? कार्यानुकृत लिखा है ना, यस्य कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी, जिसके कार्यानुकृत हो अन्वय व्यतिरेकी, अर्थात जिसके अन्वय व्यतिरेक का अनुकरण कार्य करे, वो कारण है। अब कैसे अनुकरण करेगा कार्य? अर्थात आप बनाएंगे अन्वय के तत्सत्व तत्सत्वम और तदभावे तदभाव, ऐसा व्यतिरेक। ठीक है, अर्थात कारण सत्व कार्य सत्वम, जब कारण है तो कार्य होगा, ये तो अन्वय का अनुकरण हो गया, है ना, यही तो है ना। और एक कारण का अन्वय और कारण का व्यतिरेक क्या होगा?
यही तो होगा ना। ये कारण सत्व कार्य सत्वम, यदि कारण है तो कार्य होगा, यदि कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। ये व्यतिरेक हो गया। ऐसा यदि हो, ऐसा यदि पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही पंडित जी? जहां ऐसा हो जाए, ये जो आपने बताया, ये जो स्वरूप बताया, यही क्या है? आपका कारण है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी अर्थात सर। कार्य के द्वारा जिस किसी का भी, जैसे मृत्तिका है, मृत्तिका घट के प्रति कारण है ना, आप सब जानते हैं। तंतु के प्रति पट कारण है, ठीक है, हम सब जानते हैं। नहीं, तो आप अन्वय व्यतिरेक बना लीजिए अब इसका, कि भैया मृत्तिका सत्व घट सत्वम, मृत्तिका भावे घटा भाव, बन जाता है। सही बात है, बात सही नहीं है उसकी? बताओ, कार्य के द्वारा अनुकरण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है अपने कारण का? है, अन्वय व्यतिरेक दोनों जी कंडीशन में किया जा रहा है। तंतु कारण को देख लो, तंतु रूपी कारण का अनुकरण देखो आपका पट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि तंतु सत्वे पट सत्वम, तंतु अभावे पट्टा भाव है। नहीं हो रहा है अनुकरण? देखो, बताओ बताओ बताओ, हो ये रहा है बताओ। सर। हो रहा है ना? तो जी लक्षण ठीक है ना इसका? ठीक नहीं लक्षण? सिंपल सा है, देखो सीधा सा। जी क्यों जी? है, बोले यही लक्षण आप बना लीजिए। क्यों हम तुम इतना लंबा चौड़ा भाग रहे हैं? ये बना लो, क्या दिक्कत है? सही भी है ना? क्यों जी? जी सही नहीं है? सही है। हाँ। क्या समझिए पंडित जी, ये लक्षण आप बना तो दिए हैं, लेकिन चलेगा ज्यादा देर नहीं। ठीक है, आप ये बताइए, देखिए, यहां तक समझ में आ गया ना सबको? हम्म। जी भैया आ गया। हाँ, कह रहे तद अयुक्तम, ये जो आपने कहा ये अयुक्त कहा है, अर्थात युक्त युक्त नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। गलत कह दिया आप, गलत खेल गए पंडित जी। क्यों? क्योंकि नित्य विभू नाम जो पदार्थ हैं, कैसे? नित्य और विभू। नित्य विभू पदार्थ कौन से हैं आपके? आकाश, काल, दिक्, आत्मा, ये सब नित्य और विभू पदार्थ है ना? बोलो भाई। जी जी भैया। जी सर। जी आकाश, काल, दिक्, आत्मा, ये सब क्या है? आत्मा मन। ठीक है। जी ठीक है, तो क्या नित्य विभू नाम, नित्य विभू जो पदार्थ है उनमें कालतः देशतश्च व्यतिरेका संभवेन, है ना? अर्थात यदि नित्य विभू पदार्थों को देखा जाए तो उनमें क्या व्यतिरेक पॉसिबल है? बना के देखो, अच्छा व्यतिरेक देखो। ये क्या नित्य पदार्थ किसी के प्रति कारण नहीं है? ये बताओ, कारण है कि नहीं? है? और ये आकाश कारण है कि नहीं? कारण है कि नहीं? बोलो। है। ईश्वर कारण है कि नहीं? इस सृष्टि के प्रति जी काल कारण है कि नहीं? है भैया। कारण है कि नहीं? सारी चीजें है। कारण है ना ये? है ना? जी तो इनका क्या व्यतिरेक बना के देखना जरा, बना के देखो, इसके प्रति कारण है, बना के देखो एक बार, बोलो। अरे अभाव लेना पड़ेगा ना, कार्य कारण अभावे कार्य अभाव, ऐसा लेना पड़ेगा ना। तो ये कारण है ना नित्य पदार्थ, नित्य पदार्थों का अभाव होता है क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं नहीं होता। नहीं होता। फिर तो यदि ऐसा आपका लक्षण हम मान लें, कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, तो जो नित्य पदार्थ हैं हमारे, वहां ये आपका नहीं घटेगा पंडित जी, है ना? वहां पे व्यतिरेक का असंभव हो जाएगा, व्यतिरेक व्याप्ति असंभव हो जाएगी। ठीक है, और वो किसी के प्रति कारण फिर नहीं बन पाएंगे, नित्य पदार्थ हमारे कारण ही नहीं बन पाएंगे किसी के प्रति, कि व्यतिरेक व्याप्ति पॉसिबल नहीं होगी, और नित्य पदार्थ कारण नहीं बनेंगे, फिर उनमें अकारणत्व का प्रश्न आ जाएगा, अर्थात वे अकारण हो जाएंगे। ठीक, अब कह रहे थे कारणम त्रिविधम, वो कारण तीन प्रकार का है। कौन से तीन प्रकार बताए? बोले समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। कौन कौन तीन कारण है जी? फटाफट फटाफट बोलते जाओ, सरल है तो। समवाय समवाय कारण कारण और असमवाय कारण और कारण। निमित्त कारण। ऐसा समवाय वाला बोलने कारण, के लिए नहीं कहा। असमवाय कारण, निमित्त कारण। हम्म, समवाय समवाय निमित्त एक साथ खोल के सब बोल देते हैं, मैं इंतजार किया। ठीक है, पढ़े थे उधर भी हम लोग, समवायी कारण होता है, समवायी कारण होता है और निमित्त कारण होता है। अब एक एक करके बता रहे हैं, मतलब समवायी कारण क्या है, असमवायी कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को?
आ रहा है भैया जी समझ में। सबको आ रहा है ना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी? क्यों जी? जी भैया आ रहा है। तो कह रहे हैं समवायी कारण क्या है, तो कह रहे हैं तत्र, उन तीनों में से समवाय समवाय और निमित्त में से कह रहे हैं जहां पर समवेतम कार्यम उत्पद्यते, जहां पर कैसे कार्य उत्पन्न हो, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, समवेतम जहां पर समवेतत्वेन, समवेतत्वेन मतलब, समवेतत्वेन मतलब समवाय संबंधेन समवायत्वेन, समवायत्वेन, समवायत्वेन नाम समवाय संबंधेन, ठीक है ना? जहां पर समवाय संबंध से कार्य की उत्पत्ति हो उसको हम लोग समवायी कारण मानते हैं, ठीक है ना? किसको बात है समवायी कारण जी? बोलो। समवाय संबंध को। दो अयुत समवाय शब्दों का वो जहां पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है, ठीक है, जहां पर उत्पन्न होता है कार्य। अब जैसे, जैसे समझिए पंडित जी, आपका घट है, ठीक है, ये घट क्या कार्य है, हम सब जानते हैं। अभी घट उत्पन्न कहाँ होता है, तो कपाल में उत्पन्न होता है ना, छोटे छोटे वो उसके पार्ट हम वो बनाते हैं जब कुंभकार, तो क्या करते हैं, पहले आधा बनाते हैं फिर पूरा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, तो कहाँ उत्पन्न हो रहा है ये? समवाय संबंध से। अपने कपाल में या मृत्तिका, कुछ ले लो, कपाल ले लो या मृत्तिका ले लो, कपाल ले लो चाहे तो मृत्तिका ले लो, ठीक है। तो कहाँ उत्पन्न हो रहा है, मृत्तिका में उत्पन्न हो रहा है ना समवाय संबंध से, बोलो। जी भैया। जी कोई कोई विद्वान ऐसा है जिसको समवाय का मतलब भी नहीं पता है अभी? है कोई तो बताओ, यदि ऐसा है तो बताओ यार, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बताने में, बोलो जी। नहीं है, चलो बाद में ना कहना, पूछ लिया हूँ मैं। तो कह रहे हैं, समवाय संबंध से जहां पर कार्य उत्पन्न होता है, तो समवाय नाम, हम लोग जानते हैं समवाय किसको कहा जाता है, अयुत शुद्ध को। अयुत शुद्ध मतलब जो विनश्यत अवस्था तक दो पदार्थ एक दूसरे के आश्रित रहे उनको अयुत शुद्ध कहा जाता है ना? जैसे गुण गुणी क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति, है ना, ये सब क्या है, अवयव अवयवी, सब क्या है, अयुत सिद्ध है, एक दूसरे के आश्रित रहते हैं। तो मृत्तिका और घट जो कार्य है आपका कब तक आश्रित रहेंगे, जब तक घट का नाश ना हो जाए तब तक अयुत सिद्ध है, ये दोनों एक साथ रहेंगे, है ना? तो ये जो घट है आपका, ये किस संबंध से वहां मृत्तिका में रह रहा है पंडित जी, किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध हाँ, ठीक है। ऐसे ही पट जो है, ये कौन है, मत अनम्यूट किया करो भाई। ये जो पट है, ये पट आपका कहाँ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि देखिए जबकि कारण इसके तो तंतु, वेमा, बुनकर, मशीन, तुरी वगैरह सब बहुत सारे हैं कारण इसके, हैं, ईश्वर इच्छा, ये सब कारण है सारे के सारे। अब ये पट जो है समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न हो रहा है, इन सब की, इन सब में किसमें उत्पन्न हो रहा है, बोलो। कि उसको नष्ट कर दिया तंतु जाए तो पट भी, तंतु, तंतु क्योंकि में। तंतु को नष्ट करेंगे, तंतु ही एकमात्र ऐसा है कि तंतु को नष्ट करने में पट भी नष्ट हो जाएगा। तो अयुत सिद्ध दोनों का संबंध, और अयुत सिद्ध को हम लोग समवाय संबंध कहते हैं। तो जहां पर समवेत तत्व अर्थात समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है, अर्थात पट के प्रति समवायी कारण तंतु है और घट के प्रति समवायी कारण आपका कपाल या मृत्तिका है, ठीक है सर? ये बता रहे हैं यथा जैसे तंतवः पटस्य समवायी कारणम, जिस प्रकार तंतु क्या है पट के प्रति समवाय कारण। समवायी कारण है, ठीक है। क्यों, यथा तंतु क्यों है ऐसा, क्योंकि तंतुषु एवं पटः समवेतो जायते, क्योंकि तंतुओं में ही पट जो है समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, न तुरीयादिषु, तुरी आदि में उत्पन्न नहीं होता पंडित जी। बात समझ आ गई? तुरी इत्यादि में उत्पन्न नहीं होता, वो कहाँ उत्पन्न होता है, उन्हीं में उत्पन्न होता है, ठीक है, तुरी से तो जुड़ा रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? जी हम्म। अब सर कोई कहे भैया कि, हाँ को क्या बोलो। है, तुरी को क्या कहते हैं सर? अरे तुरियादिशु मतलब तुरी का क्या मतलब? बताओ,
अरे बनाने वाला वो रहता है ना, एक तो वो चरखी रहती है उनकी बनाने वाली, चरखी जो चलाते हैं, है ना। और एक वो क्या बोलते हैं, एक और वो रहता है ना, तो जब वो बनाते हैं उसमें देखना, वो बुनकर लोग बनाते हैं, तो पुराने टाइम में वो लोग इन सबका यूज करते थे, अभी तो मशीन आ गई है सब। ऐसे कुछ बोलते हैं उसको यार, दिमाग से उतर रहा है मेरे नाम। बता भाई, किसी को ध्यान आ रहा हो तो यार। चरखा बोलते हैं भैया। वेमम तूरी एक धागा होता है नवोदय, मतलब एक बुनने का जो धागा विशेष, मतलब धागा तंतु अलग है, धागा अलग है, तंतु नहीं अलग है। नहीं, सलाई सलाई टाइप में होता है कोई चीज़। देख लेना एक बार उस पे, गूगल वगैरह पे देख लेना। भैया ठीक है, मेरे में स्क्रीन नहीं दिख रही है काफी देर से। सबको नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सब। नेटवर्क इशू है नवोदय। मेरे पास से आवाज भी चली गई थी महोदय। रिज्वाइन कर लो भाई। मैंने किया 2 बार किया, आ ही नहीं रहा है। रिजॉइन ही फ्लाइट की मोड लगा लेकिन है। फ्लाइट मोड लगाइए बहन, तब हो जाएगा। किसमें? फ्लाइट मोड लगा के ज्वाइन कर लो। चलिए देख लेने पर गूगल वगैरह कर लेना। ये करघा बता रहे, करघा। हाँ वही करघा, सकल है जिससे करघा। सूत काटते हैं, वही करघा, वही जी। तो होता है हथकरघा जिसको। देख लेना। चल, मतलब उसी के वो है, प्रयोग में आने वाले वो हैं। ठीक, वही कह रहे, तंतुष बटा संवेद हो जाते हैं न तुरीयादिषु, क्योंकि तंतुओं में ही समवाय संबंध से पट उत्पन्न होता है, उनमें नहीं उत्पन्न होता। अब कोई कहे भैया हम देखे हैं जब कुंभकार घट बनाता है, देखे हो ना कुंभकार को घट बनाते हुए, जो कुंभकार महोदय घट बनाते हैं, तो वो तो उत्पन्न उनके चाक में होता है। नहीं, नहीं होता है। उनका जो चक्र होता है उसमें तो उत्पन्न होता है, वही तो जन्म लेता है उसके चक्र में, है क्यों जी? जी। है नहीं, गलत बात। वो जन्म लेता है मृत्तिका में। घट कहाँ जन्म लेता है? मृत्तिका में। मृत्तिका से। हाँ, चक्र में तो उसका संबंध है बस, खाली वही हम लोग आगे पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, समवाय संबंध से कहाँ रहता है वो घट? मृत्तिका में रहता है। फिर चक्र में किस संबंध से रह रहा है वो घट? तो चक्र में भी देखे हम लोग तो घट को ना, देखे नहीं देखे? चक्र में देखो ना घट को, तो वहां किस संबंध जी से रहता है वो चक्र में, तो बता रहे हैं। कह रहे हैं ननु, उसे शंका कर रहा है पुनः वो, कह रहे ननु तंतु संबंध इव तुरीयादि संबंधो भी पटस्य विद्यते। और जिस प्रकार से तंतु का संबंध तुरी से है ना, जिस प्रकार से तंतु का संबंध पट से है, उसी प्रकार से तुरीयादि संबंधो भी पटस्य विद्यते, उसी प्रकार से तुरीयादि का संबंध भी पट के साथ है। जो वो बनाने वाली मशीन है उसको, पट को आपके, तो जिस प्रकार तंतु जुड़ा हुआ है पट के साथ में, अर्थात जो पट बन रहा है उसके साथ में, उसी प्रकार से वो मशीन भी तो जुड़ी हुई है। अर्थात जिस प्रकार से मृत्तिका घट से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से वो चक्र भी तो घट से जुड़ा हुआ है पंडित जी। दोनों जुड़े हैं कि नहीं? दोनों का संबंध समान ही है कि नहीं, बताओ? है? जी है। देखे हो कि नहीं देखे हो बनाते हुए, ये पट और वो दोनों घट बनते हुए देखे हुए ना, दोनों समान रूप से जुड़े रहते हैं। और जितनी मृत्तिका जुड़ी है घट से, उतना ही तो वो भी जुड़ा रहता है ना, चक्र भी नहीं पट जुड़ा रहता है। तो कहता कथम तंतुषु पटा समवेत जाते, फिर कैसे तंतुओं में ही जो पट है वो समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, तो रियादि में क्यों नहीं उत्पन्न होता? उसी प्रकार से घट पे घटा लो। बोले किस प्रकार से फिर घट जो है वो आपका मृत्तिका में ही समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, चक्र इत्यादि में नहीं, चक्र में नहीं होता। ठीक, प्रश्न समझ में आ गया इनका, है ना? हाँ जी भैया। अरे सत्य, आपकी बात ठीक है, एकदम बात सही है आपकी, ये दोनों समान रूप से जुड़े हैं। ठीक है, पट जो है वो दोनों से समान रूप से जुड़ा है, घट जो है वो मृत्तिका और चक्र दोनों से समान रूप से जुड़ा है ना? हमारे यहाँ द्विविधा संबंध, संयोग 2 प्रकार का है हमारे यहाँ। कितने प्रकार का है जी? 2 प्रकार का। 2 2 प्रकार का। कौन से? बोले संयोग समवायश्चेति, संयोग संबंध और समवाय 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 सम। ठीक है,
कह रहे तत्र अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः। दो अयुत सिद्धों के मध्य का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? समवाय समवाय संबंध। समवाय। ठीक है। दो अयुत सिद्धों के मध्य का संबंध क्या है? समवाय है। जैसे जैसे उदाहरण, जैसे उदाहरण बताओ कोई। तंतु पट घट और मृत्तिका। मत अनम्यूट करो, तुम्हारे बीच से आवाज आ रही है भाई, इतना तो रखो यार सेंस। बोलो, बाकी लोग बोलो, कोई और दूसरा उदाहरण दे रहे, घटपट से अलग अतिरिक्त उदाहरण दो कुछ, देखें कितना दिमाग चल रहा है आपका। अवयव अभी आवाज आ रही है मेरी भाई? बोलो बाकी लोग, बोलो, बाकी लोगों को नहीं पता क्या? मेरी आवाज आ रही है भाई? आ रही है महोदय। तो कारक भी सूत्र आता है निमित्तात् कर्म फल वाला, उसमें आता है चर्मणि दीपनम हंति, तो वहां पे भी समवाय संबंध है। देखो ऐसा है, कहीं भी देखो आप, जैसे बहुत हजार उदाहरण दे सकते हो, दे ही नहीं रहे हो आप लोग। अरे कोई ऐसा चीज पकड़ो ना कि एक के नष्ट होने पर दूसरा नष्ट हो जाए, समवाय संबंध है बस वो। एक को नष्ट किया दूसरा भी नष्ट हो गया। हम्म। आवाज आ रही है मेरी? तो नहीं समझा रहा है? जैसे अवयव घटवेद का ले लो। एक अवयव, आपका शरीर, हाथ पैर आपके, और क्या है भाई? इससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है जी? क्या हाथ पैर अगर अलग कर दिए जीवित रहोगे? जीवित रहोगे तो आयुष सिद्ध है कि नहीं दोनों? जी। फिर ठीक है, आयुष सिद्ध संबंध को समवाय संबंध कहते हैं और उससे अतिरिक्त संबंध संयोग संबंध कहलाता है। तो पूछेंगे अभी भैया कौन आयुष सिद्ध है? फिर कऊ पुनः आयुष सिद्ध है कौन? कह रहे हैं ययोः द्वयोः मध्ये, जिन दो के मध्य में एकम अविनश्यत पराश्रितम एवं अवतिष्ठते। दो पदार्थ, जिन दो के मध्य में एक पदार्थ कहाँ तक साथ रहता है दूसरे के? कहाँ तक साथ रहता है? जब बोलो। तक उसका अविनश्यत अवस्था पर्यंत। विनश्यत अवस्था पर्यंत, है ना? समझे पंडित जी? विनश्यत अवस्था पर्यंत साथ में रहे उसी को क्या कहते हैं? वो दोनों आयुष सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपना काम सिद्ध और निकल लियो, ये शुद्ध नहीं है, ये संयोग संबंध है बस। खाली संयोग हुआ, आप अपने स्वार्थ के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए, मिले, कार्य खत्म, अलग। ठीक। लेकिन जहां तक जुड़े रहे, वो एक वो होता है ना, कोई जीव होता है, पक्षी है, वो उसका एक साथी मर जाए, वो अपना दूसरा उसके वियोग में प्राण त्याग देता है। कोई है, पता नहीं कौन है, सारस है या कुछ, सारस है शायद। अब दिखते भी बहुत कम है, वो पहले बहुत दिखते थे। हम लोग जब छोटे छोटे थे नानी के गाँव जाते थे तो वहां दिखते थे वो। खेत वेत जब जुताई होता था तो वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे जो रहते हैं, मतलब ये जो बगुला होता है, बगुले से बड़ी प्रजाति, उनका उनका जो मुंह है वो थोड़ा सा रेड लाल लाल कलर का होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, गर्दन बहुत ऊंची होती है उनकी, शायद सारस ही बोलते हैं उनको। वो जी भैया। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, मतलब अब एक दोनों अयुत सिद्ध कह सकते हैं उनको, है ना? अयुत सिद्ध तो नहीं होते लेकिन कह सकते हैं। ठीक है ना? कहा भी गया क्या? तौ एव अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ। तौ द्वौ एव अयुत सिद्धौ विज्ञातव्यौ, उन दो को अयुत सिद्ध जानना चाहिए। ययोः द्वयोः, जिन दोनों में, जो दो अनिश्यत अर्थात जब तक नाश ना हो जाए तब तक, एकम अपराश, एक दूसरे के आश्रित एवं अवतिष्ठत, एक दूसरे के आश्रित ही रहता है। ठीक है। जैसे अवयव अवयवी, अर्थात अवयवी में आपके शरीर और आपके हस्तपाद आदि गुण गुणी। जैसे आपके कोई भी चीज ले लीजिए, किसी भी चीज में यदि आपको वर्ण दिखाई दे रहा है तो उस वस्तु का और उस वर्ण का कौन संबंध है? दोनों का, वस्तु और वर्ण का कौन संबंध है? गुड़ गुड़ कौन संबंध है? बोलो। समवाय संबंध।
हाँ, ठीक है, समवाय संबंध है ना, युक्त सिद्ध अयुत सिद्ध समवाय दोनों। ठीक है ना, अयुत सिद्ध संबंध है। ठीक, ठीक है भाई साहब। जी। जी सर। ऐसी क्रिया क्रियावन, कोई वस्तु आप देख रहे हैं जिसमें क्रिया है, मोशन है, और उस व्यक्ति में, दोनों में कैसा संबंध है उस क्रिया में, और जब कब तक क्रिया है, जब तक वो जीवित है, जिस दिन खत्म उस दिन क्रिया भी खत्म उसकी है। ये तो क्रिया तो रहेगी हमेशा, पैरालाइज हो जाएगा तब भी वो क्रिया तो उसमें रहेगी भाई। जाति और व्यक्ति में जाति कब तक रहती है, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता तब तक। अयुत सिद्ध दोनों का संबंध, ठीक है सर, है। आगे देखिए, और क्या है, विशेष और नित्य द्रव्य। विशेष और नित्य द्रव्य में कैसा संबंध है पंडित जी? नित्य द्रव्य और विशेष में कैसा संबंध है? समवाय संबंध है ना। वही कह रहे, अवयव्यादयः ही यथाक्रमम अवयवी अवयवादि आश्रित, अर्थात अवयवी आदि जो है यथाक्रम अपने अवयवी के आश्रित ही रहते हैं, ठीक है ना। और एवं अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्त, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाते, ठीक है। विनश्यत अवस्था तो अनाश्रिता एवं अवतिष्ठन्ते अवयव्यादयः, अर्थात विनश्यत अवस्था तक ये अनाश्रित नहीं रहते, आश्रित ही रहते हैं। आश्रिता एवं अवतिष्ठन्ते अवयव्यादयः, है ना। जैसे तंतु नाशे सति पट नाश, तंतु का नाश होने पर पट का भी नाश हो जाता है, उसी प्रकार से यथा वा आश्रय नाशे सति गुण नाश, जैसे आश्रय का नाश होता है तुरंत गुण का भी नाश हो जाता है, तब तक तो गुण रहेगा ही रहेगा, है ना। अब पूछे कोई भैया ये विनश्यता क्या है, आपने बताया ऊपर विनाश की बात की, विनाश है क्या, तो कह रहे हैं विनश्यता तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यम, विनाश के कारण की सामग्री का सानिध्य यानी समीप, सामिप्य, ठीक है। जो किसी वस्तु का विनाश, जैसे मान लीजिए घट है, अब घट कब नष्ट होगा, जब तक उसके विनाश का कारण नहीं होगा समीप में ना आपके, जब तक उसके विनाश की कोई दूसरी सामग्री आपके पास नहीं होगी, उसका सानिध्य नहीं होगा, तब तक घट नष्ट होगा क्या? जी नहीं। नहीं होगा। बात समझ आ रही है? जी। और विनाश कारण सानिध्यम क्या बताए, थोड़ा एक बार बता दीजिए। शांत जगह पे बैठा करो, पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। विनाश के कारण की सामग्री का सानिध्य यानी सामीप्य, ये विनश्यता है। जो भी विनाश का कारण है ना, विनाश के कारण की जो भी सामग्री है, जैसे मान लीजिए घट रखा है आपके पास, अब आपको घट कब तक नष्ट नहीं होगा, जब तक आपको तो क्रोध आना चाहिए उस पर, सबसे पहली बात, आपको क्रोध हो और उसके पास में फिर वहीं पे लठ पड़ा हो, मतलब दंड पड़ा हो, है। आपने क्या किया, लठ उठाया और दे घट में, फूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा ना। तो विनाश के कारण की सामग्री का सानिध्य था तभी तो नष्ट हुआ वो, अन्यथा नष्ट होता क्या, नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो विनाश के कारण की सामग्री का सानिध्य ही क्या कहलाता है, विनश्यता कहलाता है, ठीक है ना। जी। अतः जो तंतु और पट है ये दोनों ही क्या है पंडित जी, क्लियर कर लेना इसको। खैर तंतु पटऊ अपि अवयव अवयविनौ, तंतु और पट क्या है, अवयव अवयवी है। अतः इसीलिए दोनों का संबंध समवाय है, अयुत सिद्ध है ना। समवाय संबंध है क्यों, अयुत सिद्ध, तो अयुत सिद्ध होने से। कह रहे तुरी पटयो हो न समवाया, और तुरी और पट जो समवाय संबंध नहीं है, क्यों, अयुत सिद्ध अभाव, क्योंकि अयुत सिद्ध का अभाव है उसमें। नहीं तुरी पटाश्रित एवं अवतिष्ठति, क्योंकि तुरी पट के आश्रित नहीं रहती। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो चरखे से जो वस्त्र बना, जैसे ही वस्त्र को नष्ट करोगे वो चरखा भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? क्यों जी? नहीं। बोलो 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 बोलो, नहीं होता ऐसा, है ना। वही कह रहे नहीं तुरी पटाश्रित एवं अवतिष्ठते, ना भी पटा तुरी आश्रित, ना तो तुरी पट के आश्रित रहती है और ना ही पट तुरी के आश्रित रहता है। अतः तयोः संबंध संयोग, इसीलिए दोनों का संबंध कैसा है, संयोग संबंध है, ठीक है। बात समझ आ गई, दोनों का संबंध कैसा है, संयोग संबंध है ना। तदेवं तंतु समवेता पटः, इस प्रकार से इसीलिए हमने कहा कि तंतु से समवेत है पट, ठीक है। अर्थात पट जो है तंतु में समवेतत्व न रहता है, समवाय संबंध से रहता है, ठीक। और जहां पर यत संवेतम, जहां है ना, जिसमें समवेतत्व न कार्य उत्पन्न होता है, वह उसके प्रति समवायी कारण बन जाता है, ठीक है ना। अतः तंतु एवं समवायी कारण पट से, इस प्रकार से तंतु ही पट का क्या हो जाता है, समवायी कारण, क्योंकि पट कहाँ उत्पन्न हो रहा है,
कहाँ जन्म ले रहा है? तंतु में जन्म ले रहा है, ठीक है, न कि तुरही आदि में। ठीक, बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई सबको? जी। जी भैया। जी और क्या भैया। जानिए? न तो तुर्यादिषु, ठीक है, पटस्थ स्वगत रूपादेह समवायी कारण, और पट अपने में रहने वाले रूपादि के प्रति समवायी कारण है। वही तर्क भाषा, वो तर्क संग्रह वाली बात है ना? देखिए, पट के प्रति समवायी कारण कौन है? तंतु। और पट रूप के प्रति समवायी कारण कौन है? स्वयं पट। ठीक है ना? वही कह रहे हैं, पट जो है स्वयं में रहने वाले रूप आदि के प्रति समवायी कारण है, क्योंकि उसमें रहने वाले, क्योंकि आश्रय है ना ये। हम लोग समवायी कारण क्या पढ़े थे भाई? पट क्या है आपका, ये बताओ, पट क्या है? पटाश्रय है ना आपका? जी। जी। पटाश्रय है ना? और उसमें रहने वाला जो पट रूप है वो क्या है? गुण है ना? तो गुण जो है आश्रय में जी। निराश्रित रहता है क्या? किसी न किसी आश्रय में रहेगा। आश्रय कौन है? पट। ठीक है ना? जी। तो जो जिसमें रहता है, हाँ, जैसे मान लीजिए अब पट कहाँ रह रहा था? तंतु में। तो पट का समवायी कारण कौन था? तंतु। अब पट रूप कहाँ रह रहा है? पट में। तो पट रूप के प्रति समवायी कारण कौन हो जाएगा? आश्रय। समझ में आ गई बात बेटा? वही पट आपका, है ना? उसी प्रकार से मृत पिंडोपी घट से समवायी कारण, उसी प्रकार से मृत पिंड जो है वो घट के प्रति समवायी कारण होता है, और जो घट में रहने वाला रूप है उसके प्रति समवायी कारण कौन होता है? स्वयं घट होता है। सही है भैया? बोलो। जी। 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 तो क्लियर हो गया होगा सबको? जी इतना ही भैया। रखें आज के लिए। समवायी कारण अच्छे से समझ के आओ सब लोग, है ना? जी भैया। कुछ कुछ लोग तो भाग ही गए, ज्यादा विद्वान होंगे जो भाग गए हैं। महोदय क्षमा कर ठीक है। दीजिए महोदय, हमारे घर से आवाज नहीं आती, ये लोग मानते नहीं, दिन भर टूर्नामेंट, कभी बाजा बजाएंगे, कभी यही सब करते हैं। वो क्या बोलते हैं, 112 पे फोन करो सीधे, वो आएगी एकदम, पुलिस वाले आएंगे, उठा के लेके जाएंगे इन लोग को पकड़ के। बोले हमारी परीक्षा है, ये लोग परेशान कर रहे हैं। कर दो फोन एक बार, 1076 पे कर दो। वो नहीं सुनता है, बोले और तो परेशान करके बारह आपका बारह अधिकार है। बजे तक, 12-12 बजे तक ये लोग डीजे चलाते, मना करती हूँ, भैया ना किया करो, जानबूझ के करते हैं। अरे तो एक बता तो रहा हूँ मैं, 112 पे फोन करो सीधे पुलिस वालों पे, एक दो बार करो, उन पे फोन नहीं सुनते हैं वो लोग तो 1076 पे करो। अरे आपका अधिकार है ये पढ़ने का, ऐसे थोड़ी ना कोई वो कर सकता है। एक नियम है, कानून है भाई किसी चीज के लिए। आप किसी को डिस्टर्ब करके नहीं कर सकते अपना काम करना है। आपको पूजा करनी है, पाठ करना, अपने घर में करिए। आप बाहर किसी को परेशान करके नहीं कर सकते जो करना है आपको, दिखावा नहीं होता है उसका, नियम कानून है। शिकायत करो, कर दो 112 पे फोन। बोले मेरी क्लास रहती है, ये लोग और बदतमीजी करते हैं ज्यादा। चुपचाप से वो आके अपने आप ठीक करके जाएंगे। तो ना सुने तो 1076 पे कर दो सीधे, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे। यस महोदय, साइलेंटली कंप्लेन होता है, इसमें इनका नाम भी नहीं आएगा। नाम भी नहीं आएगा, पता भी नहीं पड़ेगा किसने सब कंप्लेंट कर दी। वही बस लोग वो एकदम आएंगे, बढ़िया उनके ऊपर कार्रवाई होगा और इनको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, समझ गए? चुपचाप से कंप्लेंट कर दो, सब अकल ठिकाने आ जाएंगे लोग की। ठीक है चलो रखें, सुबह 5 बजे मिलते हैं फिर। आते नहीं है बहुत लोग भाई प्रणाम साहब, भैया। 5 अटेंडेंस लग रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और उस अटेंडेंस के आधार पे फिर चाहे आप शाम को आते हो चाहे कभी आते हो, बाहर कर दिया जाएगा। सुबह की अटेंडेंस मान्य होगी बस, शाम वाली नहीं, याद रखना। तो आओ पंडित जी, ठीक है? चलो प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम।